आज एक बहुत ज़रूरी मसले पर अचानक आपसे बात करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ लाइव। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मेरी आवाज़ आ पा रही होगी। और आज देश में जो संसद भवन नई बनी है उसमें आज पहली बार एक बैठक हो रही है। यानी देश के नए संसद भवन की पहली बैठक आज अभी इस देश में हुई। इस बैठक में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही गई। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कही गई कि हम कैसे एक नया भारत बनाना चाहते हैं और इसको लेकर के हमारे सामने एक पूरा खाका आज के तारीख में खींचा गया। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस बेहद जरूरी सवाल पर, जो आपने थंबनेल से देखा होगा, महिला आरक्षण विधेयक ये पारित हुआ है। पारित क्या हुआ है, अभी आज टेबल हुआ है। इस पर कुछ बहुत जरूरी बात करने आप लोगों के सामने इकट्ठा हुआ। और आज इस विधेयक के सामने एक गंभीर सवाल इस पूरे देश के लोगों के लिए है कि आप कैसे इस पूरे विधेयक को देखते हैं। आप कैसे ये देखते हैं कि भाई हम महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करें और इसका विरोध करें, क्या करें, इसको लेकर के आपको देखना है। अब जय भीम सबको। मैं एक सेकंड, थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि मैं यूट्यूब का चैनल चल नहीं रहा है। एक सेकंड मैं उसको देख करके आप लोगों को, मुझे थोड़ा वक्त दे। तब तक आपने क्या समझा है इस पूरे इस महिला आरक्षण के विषय पर, इस पर कमेंट करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसे लेकर के काफ़ी विषय में सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आपकी भी अपनी एक राय होगी। तो कृपया इसे शेयर करें तो मैं देखूं कि वो आपकी नज़र में कैसा है ये विधेयक। और इसको लेकर के अब बहस शुरू हो गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बातचीत को पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। जी, देश ने एक नई संसद आज पाली है। पुरानी संसद की इमारत पुरानी हो गई तो एक नई इमारत आज बना दी गई और उसमें आज पहली बैठक देश के संसद की सांसदों की यहां पर चली है। तो इस पहली बैठक में बहुत सारे काम हुए। सबसे पहले भाषण हुआ देश के लोकसभा स्पीकर का। और इस स्पीकर में स्पीकर के भाषण के साथ स्पीकर के भाषण के साथ प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें करने के साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और वो ये कहा कि अब इस देश में महिलाओं को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर के विधेयक लंबे समय से इस देश में पास नहीं हो पाया था, वो विधेयक आज इस देश में सदन में रखा गया है, महिला आरक्षण विधेयक। और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के कुछ बहुत ठोस बातें आपके सामने आज करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। पहली अपडेट यह है कि महिला आरक्षण विधेयक को आज लोकसभा में टेबल किया गया। पहले भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि आज इतिहास लिखने का दिन है, हम एक महाशक्ति बनने जा रहे हैं और हम महिलाओं को, नारी शक्ति को अगर देश को चलाने की मुख्य धारा में शामिल न कर सकें तो बिना नारी शक्ति के ये देश महान नहीं बन सकता।
बिल्कुल अच्छी और प्यारी बात है और इसको लागू भी करना चाहिए। बिना महिलाओं की सशक्तिकरण के कोई भी समाज अच्छा नहीं बन सकता। आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की याद आई और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक बार किसी ने पूछा कि भाई आप किसी भी मुल्क और समाज की तरक्की किस चीज से नापेंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं किसी भी समाज के उन्नति की तरक्की का मापने का पैमाना मेरा ये होगा कि वो समाज अपने महिलाओं को कितनी जगह दे पाया है, कितना अपनी भूमिका में प्रतिनिधि भूमिका में ला पाया है। बाबा साहब याद आते हैं। बाबा साहब का विरोध करने की नीति बनाने के वक्त भी बाबा साहब याद आते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाली पॉलिसी बनाने के वक्त भी लोकतंत्र के मजबूत किए जाने के दावे किए जाते हैं। विरोधाभास देखिए, कैसे मैं कह रहा हूं कि यह कितना खतरनाक कानून है, क्यों मैं कह रहा हूं कि इस पर पूरे देश को ठहर कर सोचना होगा। पहले इतिहास बताया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में कई बार कोशिश हुई, ठीक बात है। पहले सितंबर 1996 में जब इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने कभी किसी चुनावी भाषण में, कभी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के लोगों को दोनों बाहें फैलाकर कभी नहीं कहा कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मैं ओबीसी बिरादरी से आता हूं। वो प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा थे जो चुपचाप अपना काम करते थे। एचडी देवगौड़ा वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में जाति जनगणना होगी 2001 की जनगणना के साथ इसको पास कर दिया था। उसी एचडी देवगौड़ा ने महिलाओं को आरक्षण दिया जाए इसका विधेयक भी अपनी कैबिनेट में पास कर दिया और प्रस्ताव रखा गया। तो कौन विरोध कर रहा था एचडी देवगौड़ा के समय? 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सबसे पहला काम यह करती है कि जो 96 में एचडी देवगौड़ा ने जो फैसला ले लिया था कि 2001 की जनगणना के साथ इस देश में जाति जनगणना भी कराई जाएगी, तुरंत उस फैसले को बदल दिया। 3 फैसले बदले थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, जिसमें पहला फैसला यह था कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे और वहां फिर से कोशिश हुई कि चलो महिला आरक्षण देंगे। दोबारा फिर 13वीं 14वीं 12वीं और 13वीं लोकसभा में इसकी कोशिश की गई कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए 33%। उस समय भी नहीं पास हो पाया। फिर मनमोहन सिंह की सरकार में 2008 में इस देश में फिर से महिला आरक्षण विधेयक पास करने के लिए लोकसभा में कैबिनेट से पास हुआ और फिर से टेबल किया गया महिला आरक्षण विधेयक। और उस समय राज्यसभा में फरवरी 2010 में यह पास भी हो गया, लेकिन जो लोकसभा में था यह पास नहीं हो पाया। ये तो इतिहास रहा। प्रधानमंत्री ने भी इतिहास बताया। अच्छा लगता है जब देश के प्रधानमंत्री को भारत का इतिहास याद आता है, और वो भी इतिहास केवल 9 साल अपने प्रधानमंत्री रहने के समय का नहीं, उसके पीछे भी कई बार वो चले जाते हैं। जाना पड़ेगा ना, रैलियों में दोनों बाहें फैलाकर और अपने अंधभक्तों से ये कहलवाकर कि देश आजाद ही 2014 में हुआ, इससे देश तो नहीं चलेगा ना। आपको अतीत में पीछे जाना पड़ेगा कि हाँ, महिला आरक्षण विधेयक पर कई बार कोशिश हो चुकी है और वो कोशिश लगातार होती रही। अब एक बात मैं आप यहां से कहना चाहता हूं, आज का नया काम ये हुआ है, नारी। अब आप सोचिए ना किस तरह से क्या क्या पूरा विमर्श महिला आरक्षण विधेयक पर चलाया जा रहा है। इस बिल का नाम क्या है? 128 अमेंडमेंट बिल 2023, बिल नंबर 124 ऑफ 2023, और ये नारी शक्ति का बिल और ये विकसित भारत बनाने का बिल आज पेश किया गया। और इस बिल में कैसे कैसे चीजों को लगाया गया है, अब मैं एक एक चीज करके आपको सामने इसका एक विवरण देने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझिएगा और मैं क्यों कह रहा हूं कि यह बहुत खतरनाक बिल है। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण देने से मैं कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। ये नारी की शक्ति का वंदन करते हुए अब यह देश अपनी महिलाओं को बराबरी का हक देते हुए 33% महिला आरक्षण को अब लागू करेगा। और अपील करते हैं भारत के प्रधानमंत्री कि भाई बेटियों, माताओं, बहनों को बराबरी का हक देने के लिए सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए।
बहुत सारा काम, मैं इतना महान काम करने के लिए मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे बनाया है। अब आइए देखिए मैं कैसे बताता हूं कि यह महान काम नहीं, कितना विध्वंसकारी काम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस अधिनियम को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसके पूरे विश्लेषण को आप समझें। पहली चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आप भी एक बार विचार करिए, क्या गरीब होना कोई एक पहचान है क्या? यानी देश के सारे गरीब एक जैसे हैं क्या? क्या इस देश के सारे बेरोजगार एक जैसे हैं क्या? क्या इस देश के सारे पुरुष एक जैसे हैं क्या? और अगर ये सारे एक जैसे नहीं हैं तो देश की हर महिला एक जैसी होगी, यह कैसे सोच लिया गया? क्या सारे पुरुषों को घोड़ी चढ़ने के समय उतार कर मारा जाता है? क्या सारे पुरुषों के बच्चों को स्कूल में मुसलमानों को वहां भेज देना चाहिए कह के पिटवाया जाता है? क्या क्या मटका छू लेने से पीटा जाता है? इस पर विचार करिएगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी लीनियर नहीं होती, मिक्स होती है। एक गरीब पुरुष अगर जाति से दलित है, आदिवासी है, तो गरीबी के साथ साथ उसके ऊपर उसकी जाति और उसका वर्ण भी शोषण करने के लिए हावी हो जाता है। तो आपने ये कैसे मान लिया कि महिला होना एक पहचान का होना है? क्या सारी महिलाएं देश की एक जैसी हैं? कोई भी आज का नागरिक, देश का कोई भी नागरिक क्या महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने की स्थिति में है? नहीं। हम महिला आरक्षण अधिनियम का समर्थन करते, लेकिन महिला का मतलब क्या, हम यहां से सवाल पूछते हैं। क्या देश की सारी महिलाएं एक जैसी हैं? और अगर नहीं है तो ये 33% महिलाओं का आरक्षण, इसका लाभ इस देश की कौन सी महिला लेगी? इसको इस देश को समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम इनको तरक्की देना चाहते हैं, इनको पूरे देश में बड़ा हक दें, देश में दुनिया में नाम करें, G20 को याद कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब मेरे एक सवाल का जवाब दें। अर्जुन राम मेघवाल ने आज के जब ये बिल टेबल कर रहे थे, महिला आरक्षण बिल, तो वह एक आंकड़ा दे रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। वो कह रहे हैं कि आज महिलाएं केवल 82 हैं लोकसभा में, मतलब सदन में, संसद में महिलाएं 82 हैं, और जब ये बिल पास हो जाएगा तो 181 हो जाएंगी महिलाएं। हमने भी रिसर्च किया तो हमने देखा कि पहली बैठक जो हुई थी, पहला लोकसभा था, उसमें 4.50% महिलाएं थी, और 17वीं लोकसभा में 14.6% महिलाएं हैं। महिलाओं की आबादी बढ़ रही, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही जितना होना चाहिए। अगर 50% देश की महिलाएं, तो 50% देश के सदन में देश चलाने के लिए इस देश की महिलाओं को होना चाहिए। इस बात से कोई ना इत्तेफाकी रखने वाला हो ही नहीं सकता। आप आधुनिक राष्ट्र, आप आधुनिक समाज तब तक बन ही नहीं सकते जब तक आप महिलाओं को बराबरी का हक न दें। फिर पेच कहां फंस रहा है? और मैं क्यों इस पूरे अधिनियम को खतरनाक अधिनियम कह रहा हूं? मैं इसलिए इस पूरे अधिनियम को खतरनाक अधिनियम कह रहा हूं क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक, 128वां संविधान संशोधन विधेयक साफ तौर पर कहता है कि 33% महिलाओं के आरक्षण में कोई भी कोटा नहीं होगा। और यहां आपको पूरा ठहर कर सोचने की जरूरत है। उस अधिनियम में अमेंडमेंट जो किया जा रहा है, अमेंडमेंट में कैसे 298 से लेकर के बाकी अधिनियम बता रहे हैं। पहली सबसे बड़ी साजिश, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, ध्यान से समझिएगा इस पेज को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 15% एंड 7.5% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में मिला हुआ है, देश की संसद में। और उसमें कई बार भगवतिया देवी भी चुनकर आई। ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, लेकिन फिर भी इस देश में फूलन देवी लड़ते हुए, इस देश में शोषण, अन्याय, अत्याचार को सहते हुए देश के सबसे बड़े सदन तक पहुंचती हैं और अपनी आवाज बुलंद करती हैं। लेकिन खेल क्या हुआ है महिला आरक्षण विधेयक में? एससी और एसटी के कोटे के भीतर ही 33% आरक्षण दे दिया गया। यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आरक्षित सीटें थी 22.5%, आपने उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया।
सबसे बड़ा खेल समझिए, देश में 2013 से 2023 तक जो आरएसएस पूरे देश को कहता है कि हम हिंदू पहचान के तहत हैं, हम जाति नहीं मानते, उनके बीच से जब कोई व्यक्ति यह बनता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो वो जाति की बात करता है और जाति को लेकर के वो कहता है कि हम ओबीसी मां के बेटे हैं। और इस 33% रिजर्वेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो ये जो 33% रिजर्वेशन है, यह तो सारा रिजर्वेशन ओपन हो गया और आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनके 15% और 7.5% के भीतर महिलाओं को शामिल कर दिया। यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं होंगी, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अपने कोटे पर ही आएंगी जो ओवरऑल कोटा मिला हुआ है। तो ये 33% में कौन सी महिला आएगी? आएंगे, उस स्तर पे भी आएंगे। थोड़ा सोचिएगा, ठहरिएगा, मैं भी आपके साथ सोचने की बात कर रहा हूं। आप कहेंगे कि नहीं वो तो ओपन है। ये वैसे ही ओपन है जैसे देश के विश्वविद्यालयों में, ध्यान से कह रहा हूं, देश के लोगों मेरी बात याद करके सुनो और जरा गांव गांव जाके एक बार अपना सैंपल सर्वे ले लो ना। जिस भी नौकरी में देश में केवल इंटरव्यू पर अपॉइंटमेंट होते हैं, उन नौकरियों में यूआर की पोस्ट पर, यानी जो अनारक्षित सीट है, उस पर किन को नौकरी मिलती है, जाकर जरा एक बार सर्वे करके देखिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय में यूआर की पोस्ट, जो अनरिजर्व पोस्ट होती है, जिसमें ओपन है, वो कोई भी आ सकता है, उस ओपन सीट पर 99.99% केवल सवर्ण लोगों के अपॉइंटमेंट होते हैं। अपवाद में किसी ने अपने प्रोफेसर से सेटिंग बना ली, कोई प्रोफेसर अपने रिसर्च स्कॉलर को कर लिया, या अपवाद में कहीं जो जस्टिस के तहत कर दिया गया, तो आप उसमें कह रहे हैं कि कोटा ओपन है 33%, और आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भीतर कोटे के 33% रिजर्वेशन दे दिया। एक खतरा सबसे बड़ा देश के सामने यह है। अब मैं दूसरा आंकड़ा देता हूं, इससे भी आप समझिएगा। कल देश के प्रधानमंत्री ने पुरानी वाली संसद से एक बात कही। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप आज तक आजाद भारत में, इस देश में 7,500 सांसद चुने गए, जिनमें से 650 महिलाएं थी। यह बात बिल्कुल ठीक है, महिलाएं नहीं है, और देश आधुनिक तब तक नहीं बन सकता, सबका देश तब तक नहीं बन सकता, जब तक इस देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन न मिले, हिस्सेदारी न मिले, प्रतिनिधित्व न मिले। इसमें कोई दो राय नहीं किसी को। लेकिन जब मैंने उसका सर्वे किया तो पता चला 2 से 2.5% महिलाएं उन 650 में से जो अब तक सांसद बन चुकी हैं, केवल 2 से 2.5% महिलाएं, यानी 650 में से मुश्किल से 10, 15, 20 होंगी। तो बाकी महिलाएं कौन है? वही जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जमीन पर ऊपर हैं, वो सवर्ण हैं, वो शिक्षित हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो शहरों में रहती हैं, और 33% आरक्षण केवल उन महिलाओं के लिए प्रकारांतर से रिजर्व कर दिया गया है। अपवाद में 2-4 लोग आते रहेंगे, SC ST के, OBC के, अपवाद में, और उनको ही मंत्री बना करके आगे कर दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति दलित बना दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति आदिवासी महिला बना दी जाती हैं, और संसद के नए भवन के उद्घाटन में पूरे जगह पर कहीं आपको द्रौपदी मुर्मू जी नहीं नजर आई। ये क्या है? वो राष्ट्रपति किस चीज के लिए बनाई गई थी, और किस चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने कहा था कि हमने पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है? आपने संसद तक में नहीं बुलाया उन्हें। इस पर विचार करिएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, 650 में से अगर 2.5% महिलाएं SC ST OBC की आई, तो ओपन फॉर ऑल था ना, तो बाकी महिलाएं क्यों नहीं आ पाई? और कोटा विद इन कोटा, इसकी लड़ाई इस देश में समाजवादी आंदोलन के नेताओं लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने लड़ी थी। कोटा विद इन कोटा, और वो उनको बदनाम किया गया इस देश में टेलीविजन, मीडिया और तमाम जगहों पर बैठ करके, और कहा गया कि ये 3 यादवाज, ये जो सामंती हैं, ये जातिवादी हैं, ये महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। 3 यादवाज, क्या बोला था शरद यादव ने? तुम 33% रिजर्वेशन क्यों कर रहे हो?
तुम 50% रिजर्वेशन इस देश में लागू करो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। लेकिन इस 50% रिजर्वेशन में SC, ST, OBC महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। इस बात से किसको ना इत्तेफाक है, जरा एक बार सोच के बताइए। यह है कोटा विद इन कोटा की पूरी लड़ाई। एक महिला शहर में शिक्षित, अमीर घर में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड सब कुछ लिए हुए है शहरों में, तो महिला के नाम पर केवल सुषमा स्वराज, वृंदा करात, नजमा हेपतुल्ला क्यों दिखें? महिला के प्रतिनिधि अगर बनाना है तो आपको भगवतिया देवी और फूलन देवी क्यों नहीं नजर आती? और अगली बार कोई भगवतिया देवी और फूलन देवी इस सदन में आ पाए, इसके लिए क्यों नहीं ये कोटा विद इन कोटा किया गया? ये सबसे बड़ा खतरा इस पूरी बिल में है। और 33% को केवल ओपन छोड़ दिया गया। ट्रोल बैठ करके बीजेपी वाले ये केवल कह रहे हैं कब तक रिजर्वेशन लोगे, कब तक SC, ST, OBC करोगे। अरे तुमको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर 650 सांसद महिलाएं अब तक अमृत काल में 75 साल में चुनी गई हैं, तो केवल 2.5% SC, ST, OBC क्यों है? और अगर ज्यादा है तो तुम मुझे आंकड़े दे देना, मैं अपने को सुधार लूंगा। और ओपन फॉर ऑल में अगर ये महिलाएं नहीं है, कोई किसी घर में काम करती हुई महिला, कोई पत्थर तोड़ती महिला, कोई खेत में काम करती महिला, कोई जानवरों का चारा काटने गई महिला, कोई जो है शिक्षा से वंचित महिला, कोई घर में कैद कर दी गई महिला, बाहर पढ़ने नहीं जाने देने का माहौल है आपके समाज में, और जो सबसे आखिरी पायदान पर बैठी महिला है उसको आप 33% रिजर्वेशन दे करके कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो महिलाओं का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इसलिए इस देश में सबसे बड़ी बहस कोटा विद इन कोटा की होनी चाहिए। 33%। और एक आखिरी बात कह रहा हूं, 36 रिजर्वेशन ये होता है, 100 सीटें हैं तो 15 शेड्यूल कास्ट, 7.5 शेड्यूल ट्राइब, 27 OBC, इस तरह से रिजर्वेशन का बंटवारा होता है। और ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत रिजर्वेशन होता है, जैसे दिव्यांग का होता है, जैसे सेना के लोगों का रिजर्वेशन होता है। आपने इस रिजर्वेशन को लंबवत क्यों नहीं किया? आप उसको क्षैतिज करके उन्हीं के कोटे में क्यों डाल रहे? शेड्यूल कास्ट के 15% में से 33.5% क्यों महिलाओं को होंगे उसको, जबकि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए कि ओवरऑल जो 33% सीटें हैं, ओवरऑल इन ओवरऑल 33% सीट में से 27% OBC को रिजर्व होंगी, 15% SC को रिजर्व होंगी और 7.5% शेड्यूल ट्राइब को रिजर्व होंगी। यह है महिला आरक्षण का क्लियर कट एजेंडा। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं चाहती। वो थोड़े से अपर कास्ट, अपर क्लास जो वुमेन है, जो शहरों में रहती हैं, जो शिक्षित हैं, जो अमीर हैं, उनके लिए सदन जाने का एक रास्ता खोल रही है। और उनमें से कुछ लोगों को मंत्री विधायक बना करके ये कहेगी कि यही है कोटा विद इन कोटा। अब हमने महिलाओं का सशक्तिकरण दे दिया। हम चाहते हैं कि उस सदन में भगवतिया देवी की एक आवाज गूंजे। पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी कैसे इसका लाभ ले पाएंगे? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, ये बहुत बड़ा धोखा इस देश के सामने है। और धोखे पे धोखा देने का काम इस देश के लोग जानते हैं। अहंकार में भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं ईश्वर ने मुझे बनाया है देश में बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए। तो ईश्वर ने आपको जाति जनगणना के लिए नहीं बनाया है नरेंद्र मोदी जी। आप तो ओबीसी खुद को क्लेम करते हो और ओबीसी महिलाओं को आपने 33% रिजर्वेशन में नहीं शामिल किया। किस बात के ओबीसी हैं आप? इसके लिए आपको ईश्वर ने नहीं बनाया। जाति आपने कह दिया कि ये बिल तब लागू होगा, 24 के चुनाव में लागू नहीं होगा, जब सेंसस हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी। तो इकबाल आज नई संसद में इतिहास रचो ना कि जाति जनगणना हम कराने जा रहे हैं। तुरंत जनगणना होगी और उसी जनगणना एक्ट 1948 के तहत जाति जनगणना में होगी। तब हम मानेंगे कि हां आपको ईश्वर ने इस काम के लिए बनाया। और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के सामने मेरा एक पैगाम है। इस देश में विलन बना के पेश किया गया लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को और तमाम समाजवादी नेताओं को। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाएं ताकतवर हों। इस वाक्य को काट दिया गया। शरद यादव ने यहां तक बोला कि 50% रिजर्वेशन दो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। इस वाक्य को काट दिया गया। लेकिन यह जब कहा कि हम बिना एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन के, कोटा विद इन कोटा के इस रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, क्योंकि ये फिर से पुरुषों के वर्चस्व के साथ महिलाओं में भी उसी तबके की नुमाइंदगी करेंगी जो तबका पहले से ही मुख्य धारा में है और जो गरीब है, कमजोर है, मजलूम है, उसको नीचे रखने के लिए, उनको ऊपर रखने के लिए इसमें कोई मौका नहीं होगा।
और आज सेंगोल की आड़ में गणेश चतुर्थी को याद करते हुए इस देश में लोकतांत्रिक संरचना और संविधान की मूल भावना के साथ सबसे बड़ा हमला कर दिया गया है। आप इसे नहीं रोक पाए ना। इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, अभी भी आपको फिर रोहिणी कमीशन लेके आ जाएगा। बिना जाति जनगणना के रोहिणी कमीशन क्या आपको एक्सेप्ट है क्या? और ये जो कह दिया कि जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक ये वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू नहीं होगा, इसका मतलब ये झूठ बोल दिया चुनाव के ठीक पहले। तो जनगणना कराओ ना तुरंत, और जनगणना करानी तो जाति जनगणना भी कराओ, तब हम मानेंगे कि प्रधानमंत्री ओबीसी है। और इस देश के 85% बहुजन के लोगों, आपको एक बार सोचना है, क्या किसी भगवतिया देवी और फूलन देवी को आप अपना अगुआ मानेंगे कि नहीं? सुषमा स्वराज के बगल में फूलन देवी खड़ी हो, वृंदा करात के बगल में भगवतिया देवी खड़ी हो, तब भारत पूरा बनेगा। हम किसी सुषमा स्वराज और वृंदा करात और नजमा हेपतुल्ला की उस तस्वीर जो एक साथ लेफ्ट राइट सेंटर सब आ गए थे वुमेन रिजर्वेशन पर, उनका विरोध कतई नहीं करते, लेकिन केवल उनके लिए दरवाजे खुले इसका तो विरोध करेंगे। कोई भगवतिया देवी, कोई फूलन देवी क्यों नहीं आएगी संसद में? और इसलिए कोटा विद इन कोटा की मांग इस देश में सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। अब देखो, एक बार कमेंट देख लेता हूं, समझ में नहीं आता सबको क्या हो रहा है। एक चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि सारी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, उन्हें पढ़ने का हक नहीं। कब कहा चंद्रशेखर? तुम सुनते नहीं क्या? सारा अन्याय एक जैसा नहीं होता, गरीब एक जैसा नहीं होता, महिलाओं के साथ भी अन्याय एक जैसा नहीं होता। एक किताब बता रहा हूं, पढ़ लेना, कौशल्या वासंतेई का एक उपन्यास है, आत्मकथा दोहरा अभिशाप। महिला होने के साथ जब जाति का अपमान जुड़ता है तब समझ में आता है कि अंतिम पायदान पर कौन खड़ा है। सेना में और कमेंट देखता हूं, बाकी ओबीसी वाले कहां हैं? हमारे लोग कमेंट पूछ रहे हैं। इस देश में जितने ओबीसी और एससी और एसटी आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, उनसे भी आपको सवाल पूछने की जरूरत है। इसका विरोध करिए। अभी मैंने देखा कि तमाम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, महिलाओं को मिलना चाहिए, हाँ एससी एसटी ओबीसी को भी दे दो। पहले कहो कि महिला रिजर्वेशन बिल तब मिलना चाहिए जब एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन कोटे के अंदर कोटा दो, क्लियर लाइन लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो तो हम विरोध करते हैं, भले ही तुम महिला विरोधी और हमें तमाम चीजें कह देना। इस देश के लोग कब जागेंगे? ये बात समझने और सोचने की है। उस सेंगोल के नीचे आपके हक की बात कैसे की जा रही है, इसको आप लोग समझिए, देखिए और जानिए। और इसलिए कह रहा हूं कोटा विद इन कोटा। अगर सबको हिस्सेदारी देना है, महिलाएं आगे बढ़े, बिना उसके ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो सबसे पिछले पायदान पर महिला है, वो अगर आगे नहीं बढ़ी तो भी महिला के नाम पर कोई और आगे बढ़ जाएगा और वो पीछे रह जाएंगी। रिजर्वेशन क्यों दिया गया था इस देश में? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तो धोखा है। गरीबी के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन उनको लागू करने में भ्रष्टाचार, उसको रोकने की बजाय रिजर्वेशन के आइडिया पर ही हमला कर दिया गया। वैसे ही महिलाएं आगे बढ़े, इस पे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन महिला का मतलब शहर में रहने वाली, पढ़ी लिखी, आर्थिक रूप से सक्षम और सवर्ण महिला नहीं होनी चाहिए। गांव की गरीब, कमजोर, मजलूम महिला जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, महिला के नाम पर यह धोखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस साजिश को समझना चाहिए। आप भी सोचिए, आप भी इस पर विचार करिए। मैं फिर मिलूंगा, कल इस पर संसद में डिबेट होने वाली है। हम भी सुनना चाहते हैं कि लोग क्या पक्ष रखेंगे। हम भी सुनना चाहते हैं कि कोई सच बोलने की हिम्मत करता है बदनाम होने के बिना पर भी। हमें इंतजार है कि इस देश में विमर्श का स्तर क्या है। कल फिर इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।